एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? नेपाल में हिमालय के पहाड़ों के बरसाती सायादार इलाकों की गहराई में बालाई मस्तैंग की कुदरती सल्तनत में वाक़े गांव ढह में अब पानी भी मुश्किल से दिखता है और लोग भी। नजर आती हैं तो बस ये 3 सख्त जान औरतें। मुझे इस जगह से नहीं जाना। लोग यहाँ कई नस्लों से आबाद हैं, तो हम तो कहीं नहीं जा रहे। जमीन से इनका इश्क क्या सदियों पुरानी काश्तकारी की रिवायत को बचा सकता है, जबकि उनके गांव के मुस्तकबिल पर एक मौसमी तब्दीली की तलवार लटक रही है। जी, मुझे प्यार है इस जगह से। ये खूबसूरत दाने देखें। इस फसल से आटा मिलेगा और पिसा हुआ बाजरा। या फिर बेहतर यह है कि नया रास्ता ढूंढा जाए। ढह से 600 मीटर नीचे एक सैराब बयाबा में चंबालेह नामी एक नई आबादी में, जहां अब गर्म होती फिजा में दरख्तों पर सेब उगने लगे हैं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक दरिया का किनारा था। ये जगह बस चरवाहों के इस्तेमाल में थी, इनके मवेशियों की चरागाह के तौर पर। अब यहाँ सेब के बागात हैं और लोगों का हुजूम। कुछ लोग कहते हैं छोड़ दो ये जगह, क्योंकि चंबालेह में कुछ नहीं रखा। मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी जगह है। पचपन साला कुंचुक डोलकर एक बहुत बड़े खानदान की सरबराह हैं, जिसमें बच्चे और उनके बच्चे मिलाकर 11 अफराद हैं। मगर कोई भी ढह में नहीं रुका, और ना ही उनके बहुत पड़ोसियों में से कोई जो अपने खाली खेत पीछे छोड़ गए। चश्मे का पानी खत्म हो रहा है और बहुत सारे गांव वाले पानी की किल्लत के डर से चले गए। ये लोग यहाँ गंदम और सरसों के बीज उगाते थे। बाबू गया, टोपरी चला गया, ताशी चोपल चला गया, गंग सिंह चला गया और कर्मा भी गांव छोड़ गया। ये सब लोग चले गए। मगर अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ तो ये ढे में वापस भी आ सकते हैं, और मंसूबा कामयाब रहा तो इनका आना मुश्किल है। मगर सेब की फसल अच्छी हो गई तो शायद वो यहीं ठिकाना कर लें। यहाँ अभी कोई फसल काश्त नहीं हुई है, सिर्फ घास ही उगी है बारिश के बाद। पहले यहाँ काश्तकारी के लिए पानी ज़ख़ीरा किया जाता था। ये तालाब कभी पानी से भरे रहते थे और इससे खेतों को सैराब किया जाता था। इन सारे तालाबों में पानी भरा जाता था। ऊपर और भी तालाब हैं। कुंचुक नहीं जानती कि ये झरने क्यों सूख रहे हैं। वो बस ये जानती हैं कि पानी के कम होने की वजह से गांव खाली हो गया है। गांव में कुछ ही लोग रह गए हैं। अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो ये जगह अच्छी है, मगर बीमारी की सूरत में बड़ा मुश्किल है यहाँ रहना। वैसे बहुत सुकून है यहाँ। यहाँ कोई तिब्बती तरीका इलाज का ना कोई डॉक्टर है ना माहिर। अगर हम बीमार पड़ गए तो यहाँ आना डॉक्टर के लिए एक बहुत लंबा सफ़र है। ढह में गुजारे के लिए पैसों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है,
फिर भी हर खानदान को कुछ पैसा तो चाहिए ताकि बच्चों की तालीम पर खर्च करें, वो सब जो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। अक्सर मैं अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी बहुत काम होता है, मैं थक जाती हूँ। अकेली ही खाना खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। जब कुछ करने को ना हो, मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। और कभी जब सरकारी नलके के आसपास लोग दिखते हैं, मैं वहाँ चली जाती हूँ। जब ज़्यादा काम नहीं होता तो मैं यही करती हूँ। मेरे बच्चे बस छुट्टियों में ही आते हैं, वरना उनके स्कूल का हर्ज होता है। मेरे शौहर भी अक्सर बाहर होते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं वो यहाँ नहीं रहना चाहते। छोटे बच्चों का मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते हैं, मगर बड़े वाले तो रहना ही नहीं चाहते यहाँ। उनका कहना है कि उनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कुंचुक के 58 साला शौहर झालक यकीनन मसरूफ रहना जानते हैं, मगर माजी के बेफिक्र दिनों की याद में रहना पसंद करते हैं जब वो जवान थे। पहले यहाँ स्कूल नहीं थे। हमारा बचपन भेड़ बकरी चराने में गुजरा है। तालाब में इतनी ऊंची घास हुआ करती थी, हम ये सोचकर घास इकट्ठी कर लेते थे कि ये हिमालय का लहसन है, और हम तालाबों में तैराकी करते थे। जब धूप ज्यादा होती थी तो हम खुद को मिट्टी से खुश्क करते और फिर दोबारा तालाब में नहा लेते। बड़ा मजा आता था। आसपास लोग ना हो तो एक खालीपन महसूस होता है। पहले जब यहाँ ज्यादा लोग हुआ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, और अब महज कुछ लोग ही रह गए हैं। अब पहले जैसा मजा नहीं जब हम खेतों में साथ काम करते थे। पहले इतनी गर्मी भी नहीं होती थी, कमर तक बर्फ होती थी। अब तो बर्फबारी होती ही नहीं, और अगर हो तो बर्फ फौरन पिघल जाती है। ये बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हो रहा है। ये जौ की कटाई का वक्त है। ढैकी रिवायती फसल। जो यहीं रह गए हैं उनके लिए बढ़िया फसल काश्त हो सकती है, क्योंकि काश्त के लिए अब पानी बहुत है, क्योंकि तकरीबन सभी ढह से कूच कर गए हैं। कुंचुक अपने पड़ोसियों को उनके काम की उजरत नहीं देती, उन्हें बस उनके खाने का बंदोबस्त करना होता है और घर में बने मशरूब में से कुछ हिस्सा देना होता है। यहाँ कटाई के दिनों में शराब नोशी होती है। यारतोंग के त्यौहार के दौरान या फिर दूसरी पूजा की तकारीब में। ये भाईचारे की फिजा है जिसने लोगों को ढेर में जोड़े रखा है, चाहे काम हो या खेल। मगर इसके मुतज़ाद चंबालेह नामी नई आबादी की ज्यादातर फसल बेचने के लिए काश्त की जाती है। चंबालेह में कोई फसल नहीं उगती, और मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में मैं इतनी मुशक्क़त कर सकूंगी। हमारी अपनी फसल के बगैर सिर्फ सेबों पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, और अगर वहाँ बारिश भी ना हो तो हमारे मवेशियों के लिए वाफिर घास भी पैदा नहीं होगी। अगर हल्की बारिश हो तो पहाड़ियों में और चरागाहों में मवेशियों के लिए अच्छी घास पैदा हो जाएगी, मगर जब बारिश तेज़ हो तो चट्टानी हिस्से में लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है, और दरिया के इलाके में शदीद सैलाब का। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और ये भी कि ज़मीन पथरीली है और चलना दुश्वार है, और दोपहर में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। मवेशी पालने के लिए ये गांव अच्छा है, मगर ये कटा हुआ है, और यही देह की सबसे बड़ी खराबी है। ये गांव किसी के रास्ते में नहीं आता और नए लोगों को मुतासिर नहीं करता।
अगर कल सभी चले गए, हमारे अपनों की वो सारी मेहनत जो इस गांव को बनाने में लगी बेकार हो जाएगी। मुझे डर है कि सब जाया हो जाएगा। मैं एक पार्टी के लिए निकल रहा हूँ। मैं पीऊँगा, गाऊँगा और नाचूँगा। मेरा दोस्त अपना सारा सामान मुझ पर लाद गया है कि मैं लाऊं। वो आगे निकल चुका है। हो सकता है पगडंडी पर मेरा इंतजार करे। कुंचुक घर में ही रुक रही हैं, जैसा कि वो अक्सर करती हैं। मगर घर में हमेशा कुछ करने के लिए होता है। आज कुंचुक ढह के सबसे बड़े त्योहार के लिए बखूर बना रही हैं। हम इसे सेम्बोलो कहते हैं। हम इसे सेम्बोलो कहते हैं। हम इसे सुबह जलाते हैं। कुंचुक जानती हैं कि कुछ पुराने लोगों के अलावा इस कटी हुई दुनिया में त्योहार मनाने कोई नहीं आने वाला, जैसे पहले नहीं आए थे। अभी हमारे अजीम त्योहार यारतोंग में 1 महीना बाकी है। अभी यारतोंग में 1 महीना बाकी है। यारतोंग में 1 महीना हम सज धज कर गाने गाते हैं और लोग वहाँ घुड़सवारी करते हैं। बस जो गांव में रह गए हैं वो ही यारतोंग मनाते हैं। चंबाले से कोई नहीं आता त्योहार मनाने के लिए। वो नहीं आते। वो नहीं आते। अकेले रहने में यहाँ क्या मज़ा। इतने सारे लोगों के साथ रहने के बाद अब उनके बगैर एक खालीपन महसूस होता है। अब कोई मज़ा नहीं रहा। उम्र रसीदा औरतों से भरे इस गांव में 35 साला लाकपा श्योजोन अलग ही नजर आती हैं। मुझे इस गांव में आए 16 साल हो गए हैं। अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। आमतौर पर मैं गाय को खाना देती हूँ और कुत्ते को, और फिर इबादत करती हूँ। जब आस-पास कोई नहीं होता, ऐसे में एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक गाय मेरे दोस्त होते हैं। लाकपा को ये पुराना तर्ज जिंदगी पसंद है। आज जो दिन भर घर के कामों में मगन रहती हैं, कोई पुरानी बात नहीं कि जब वो दिन भर अपने बच्चों के साथ खुशियों में मगन रहती थीं। गांव में कोई उस्ताद नहीं थे, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए कहीं और भेजा गया। मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल पहले ही बंद हो चुका था। जब तक मेरे बच्चे स्कूल जाने की उम्र पहुंचे, स्कूल पहले ही बंद हो चुका था। अगर हम अपनी मोहब्बत में अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते
इन्हें भी वही मुश्किलात झेलना पड़ती जो हमने झेली। यहाँ ज़िंदगी मुश्किल है, गांव से दूर होते हैं तो होटलों में रुकना पड़ता है। इससे पहले हम रिश्तेदारों के पास रुकते थे। हमें होटलों में ही रुकना पड़ता है। मैं तो कमरे का नंबर भी नहीं पढ़ सकती। लाकपा ने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, मगर वो गड़बड़ का हर इशारा समझ लेती हैं कि उनके कीमती खेतों के साथ क्या बीत रही है। इस साल गंदुम की फसल खिलाफे मामूल तेज बारिशों की नजर हो गई। शदीद बारिश ना होती तो गंदुम की फसल तबाह ना होती, पौधे जम के खड़े ना रहते। ना तो परिंदों ने कुछ खाया, ना चूहों ने। अनाज की ढेलियों से सारे गंदुम भरे हुए थे। 10 दिन लगातार बारिश होती रही। बीच में किसी वक्त भी धूप नहीं लगी, इसलिए पौधे कमज़ोर होकर झुकते गए। इस फसल से हम बाजरे का भुर्ता और रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं। जी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये फसलें देखें कितनी अच्छी लगती हैं, और ये ज़मी बोस फसल देखें, इससे दिल दुखता है। लाकपा समेटा हुआ प्यार लौटाती भी हैं। वो अपने ज़ईफ ससुरालियों का ख्याल रखती हैं। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, बस बालिग ही समझें। और मेरे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं। बुद्धमत की पैरोकार होने के नाते लाकपा पुरुम्मीद हैं कि उनकी नेकियों का अजर उन्हें ज़रूर मिलेगा, और जब वो बूढ़ी हो जाएंगी उनके खानदान में से कोई उनकी भी देखभाल करेगा। मगर दिल में एक धड़का भी है कि मुश्किल ही है कि उनके बच्चों में से कोई भी वापस आए। चंबा लेह की सरहदी बस्ती में, जो कि गांव ढह से जाने वाले लोगों ने आबाद की थी, एक 40 साला खातून सोनम संगमो जिंदगी का एक नया रास्ता हमवार करने में मसरूफ है, जो एक सेब के बाग को इब्तिदा से तरतीब देने पर मुनहसर है। मैं यहाँ 4 साल तक एक प्लास्टिक के तरपाल के साये में रही हूँ। पहली बार जब मैं आई थी तो तब यहाँ कुछ भी नहीं था। सेब के दरख्त भी नहीं थे। 200 सेब के दरख्त हो गए मेरे नए घर वाले के पास, मगर यहाँ जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं कुछ भी नहीं था। पहले इन सेबों के दरख्तों की रखवाली बस एक आदमी करता था। अब तो चंबाले लोगों से भरा हुआ है जो धे और कुछ दूसरे इलाकों से आए हैं। ये सब लोग यहाँ इस जंगल में पानी की बहुतायत देखकर आए, जो इस दरिया की देन है, जबकि गांव ढे में सूखा पड़ा है, पहाड़ों में ऊपर 600 मीटर की बुलंदी पर। दरिया अपना रास्ता बदलता है। दरिया कभी करीब आता है तो कभी गांव से दूर हट जाता है और आबपाशी की नहरों को तबाह कर देता है। इसे दोबारा से बनाने की ज़रूरत है ताकि पानी बाग की तरफ जाए। हमें बड़े छोटे सब पत्थर हटाने पड़ेंगे ताकि नहरें दोबारा से बनाई जा सके। मानसून के मौसम में दरिया दिन में 2 से ज़ायद बार घूमता है। जब दरिया का पानी नहर में चला जाता है तो ये सेब के दरख्तों को सैराब कर देता है। और पानी का ज्यादा होना भी
अपनी ही तरह के मसाइल को जन्म दे सकता है, जैसा कि इस साल चंबा लेह में मॉनसून के शदीद सैलाबों के दौरान हुआ। ये बस इसी साल हुआ है कि दरिया इतना बड़ा हो गया है। ऐसा पहले नहीं होता था। इस साल दरिया सीधा गांव की तरफ बढ़ा, जोरदार और कीचड़ के साथ सड़कें और खेत की बाड़ें बहा कर ले गया। हमारा फिर कोई ठिकाना नहीं होगा अगर दरिया इस नए गांव को भी निगल गया। एक नई जिंदगी शुरू करना भी इतना ही मुश्किल है कि जितना एक गैर मुतवक्के मौसम का सामना करना होता है। जब सोनम ने सेब तोड़ने वालों के लिए एक चाय का ढाबा खोला, तब उन्हें नेपाल की सरकारी जुबान सीखना पड़ी, क्योंकि उनका ताल्लुक एक तिब्बती अक़लियत से है। मैंने ये दुकान मजदूरों के लिए खोली थी। एक तरपाल के नीचे एक चाय का ढाबा शुरू किया, जिसमें दोपहर के खाने का भी इंतजाम हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो मैं नेपाली ज़बान समझती थी और ना ही मैं पढ़ी लिखी थी। रफ्ता रफ्ता मजदूरों से नेपाली सीख ली। शुरू शुरू में तो सीधा सा हिसाब करना भी नहीं आता था और ना ही नेपाली ज़बान। वक्त के साथ सब सीख लिया। मैंने थे में शाम के एक स्कूल में दाखिला लिया और 10 दिन तक स्कूल गई, मगर जब वालिद बीमार हुए तो छोड़ना पड़ा और अब मैं अपने बच्चों को उनके होमवर्क में भी मदद नहीं कर पाती। मुझे ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे तालीम नहीं मिली। मैंने बहुत मुश्किलें देखी। पहली बार के सेबों की कटाई के दिनों में सोनम ने जो पैसे कमाए, उसकी वजह से उनके सब बच्चे स्कूल जाते रहे। मगर मौसम के बदलते रहने का मतलब है कि कोई फसल यकीनी नहीं है। नेपाल का गर्म होता हुआ मौसम इस बात की इजाजत देता है कि सोनम और उसके साथी 3300 मीटर की बुलंदी पर सेब उगाएं, मगर तूफान और गैर यकीनी मौसम फसल से अपना खराज लेते भी। ज्यादा औस गिरे तो सेब खराब हो जाते हैं। सेब के पत्ते पीले होने लगते हैं और सेब की कलियां भी औस से कमजोर हो जाती हैं और तेज हवाएं इन्हें दरख्त से तोड़कर उड़ा कर ले जाती हैं। पककर गिर जाने वाले सेबों को कीड़ा लग जाता है और उनको बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए इस साल सेबों की पैदावार कम हो रही है। सेब उतारने का वक्त आ गया है। अब पता चलेगा कि मेहनत रंग लाई है कि नहीं। इस साल फसल पिछले साल से 25% छोटी है, मगर खूब सेब लगे और खूब दाम। किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस साल मेरा हिस्सा बना 130 कार्टन। इस साल सेबों की फसल के पैसे पक्के हो गए। अब वक्त है कि अगले साल की सेबों की फसल की तैयारी की जाए। सेब के दरख्तों में खाद डालनी होगी, पौधों को पानी देना होगा, गोडी करनी होगी और खाद डालनी होगी। आराम से रखो। सेब दागी हो गए तो बिकेंगे नहीं। मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी? चलिए, सेब चले गए। सोनम की कामयाबी एक तरफ, मगर आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं। इन गर्मियों के दौरान होने वाली तेज बारिशें कागबीनी के मुख्तलिफ इलाके बहा ले गईं। ये गांव दरिया के साथ साथ सोनम के सेब के बाग से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है।
कुछ साल पहले तक मामला ऐसा नहीं था, इतनी भयानक सूरत हाल नहीं थी। इस साल तो दिल दहल गया। दरिया गांव पर चढ़ आया, जोरदार और गारे से भरा हुआ। गांव के सब रोड उखाड़ दिए सैलाब ने और सेबों के बागात की सारी बाड़ें उखाड़ दी। मैं ये देखकर सोती हूँ कि दरिया का पानी कितना ऊंचा है। दरिया से बालाई इलाके में कायम नई आबादी को कोई खतरा तो नहीं? मैं तो गांव तक पानी ले जाने को तरजीह दूंगी। लोग कहते हैं चंबाले छोड़ दो क्योंकि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, मगर मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरी अपनी है। मैं तो उस वक्त भी यहीं थी जब एक तरपाल के नीचे रह रही थी। सोनम की नई तर जिंदगी की कामयाबी गांव ढे की सदियों की रिवायात को बहरहाल मिटा देने के मुतरादिफ है। गांव ढे में और हिमालय के दूसरे कस्बों की सकाफत और अनगिनत नस्लों से जारी तर्ज़े बका एक धीरे धीरे मिटे हुए ख्वाब की तरह मिट जाएंगे।